वे अभिक्रियाएं जो वास्तव में उच्च कोटि की होती हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रथम कोटि का व्यवहार प्रदर्शित करने लगती हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इस परिभाषा को हम उदाहरण से समझते हैं, तो हम उदाहरण लेते हैं एथिल एसीटेट का जल अपघटन। यदि इसके रिएक्शन को हम लिखें तो हम लिखेंगे CH3COO C2H5 H2O और प्रोडक्ट होगा CH3COOH जिसको आप कहते हैं एसिटिक एसिड, और C2H5OH जिसको आप कहते हैं एथिल अल्कोहल। जब इस अभिक्रिया पर हम प्रायोगिक अध्ययन करके इसका दर नियम प्राप्त करते हैं, तो इसका दर नियम हमको प्राप्त होता है अभिक्रिया की दर बराबर कि एथिल एसीटेट की सांद्रता और इंटू H2O यानी जल की सांद्रता। यदि अभिक्रिया के दर नियम में आपको कोई समस्या है या दर नियम से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरी दर नियम की वीडियो को देख सकते हैं, जिसके बाद आपकी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में आगे चलते हैं। अब यदि इस अभिक्रिया की कोटि हम ज्ञात करें, तो हमारे पास दर नियम पहले ही प्राप्त हो चुका है हमको। तो इस दर नियम में जो अभिक्रियक की सांद्रता है, इन सांद्रता पदों के जो घात होते हैं, इनको जब जोड़ते हैं तो अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होती है। तो यदि इस अभिक्रिया की कोटि हम लिखें तो देखिए यहाँ पे एथिल एसीटेट की सांद्रता का घात कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, और जल की सांद्रता का घात भी 1 है। तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1 + 1 = 2, यानी कि यह जो अभिक्रिया है यह इसकी कोटि 2 है, या यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब हम इस पर कुछ विशेष परिस्थितियां लगाएंगे और जिसके बाद ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि से परिवर्तित हो जाएगी प्रथम कोटि में। अब देखते हैं वो परिस्थितियां क्या है। तो हमारे पास ये अभिक्रिया है जिसपे हम कुछ विशेष परिस्थितियां लगाने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए परिस्थितियों को। तो परिस्थितियों में हम क्या करने वाले हैं कि एक जो अभिक्रियक है इसकी सांद्रता को बहुत कम करने वाले हैं और दूसरे अभिक्रियक की सांद्रता को बहुत अधिक करने वाले हैं। अब देखते हैं ऐसा करने से प्रभाव क्या होता है। तो चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एथिल एसीटेट जो है इसकी सांद्रता हम रख देते हैं 0.01 मोल, या आप कह सकते हैं मोल प्रति लीटर। यहाँ पे बस मोल के पद से हम अच्छे से समझ जाएंगे। और जल की सांद्रता को हम रखते हैं 10 मोल प्रति लीटर, या 10 मोल रख देते हैं। और ये जो सांद्रता हमने लिया है इन दोनों अभिक्रियक का, ये लिया है t = 0, यानी कि समय अभी 0 है, यानी अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इसलिए ये दोनों उत्पाद जो हैं अभी नहीं बने हैं, इसलिए इसकी भी मात्रा 0 मोल है और इसकी भी मात्रा 0 मोल है। हम मान लेते हैं कि t समय लगता है इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में। तो t यहाँ पे देखिए समय t हो गया है। तो t समय बाद क्या होता है, तो एथिल एसीटेट की सांद्रता पहले थी 0.01, ये पूरी खर्च हो जाती है और ये हो जाती है 0। अब सोचिए इससे जल कितना खर्च हुआ होगा। तो सबसे पहले हम बात करें इस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री पर, तो आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मोल एथिल एसीटेट खर्च होगा तो उसके साथ 1 मोल जल भी खर्च होगा, और उससे 1 मोल एसिटिक एसिड बनेगा और 1 मोल एथिल अल्कोहल बनेगा। यदि यहाँ पर हम खर्च करें 0.01 मोल एथिल एसीटेट को, तो जाहिर सी बात है कि यदि 1 मोल के साथ 1 मोल जल खर्च हो रहा था, तो इस बार 0.01 मोल खर्च कर रहे हैं, तो जल का भी इतना यानी कि 0.01 मोल ही खर्च होगा। तो पहले तो 10 मोल था, जब इसमें से 0.01 मोल खर्च हो गया तो ये बच गया 9.99 मोल, और ये 0.01 मोल ही था, तो ये पूरा खर्च हो गया, ये समाप्त हो गया, इसलिए इसका जो हमने लिख दिया है 0 मोल। अब इसके बाद क्या हुआ, जो देखिए एसिटिक अम्ल कितना बना 0.01 मोल, और एथिल अल्कोहल भी बन गया 0.01 मोल। अब इस अभिक्रिया का दर नियम अभी हमने प्राप्त किया था। तो इस अभिक्रिया का दर नियम हमको मिला था अभिक्रिया की दर बराबर के एथिल एसीटेट की सांद्रता इंटू जल की सांद्रता। अब यहाँ पे देखें हम, तो जो जल की सांद्रता है इसमें परिवर्तन बहुत कम हो रहा है, यानी कि देखिए 10 था अब हो गया 9.99, मतलब ये परिवर्तन जो है वो नगण्य है। तो क्योंकि इस परिस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराए हैं, जो हमने यहाँ पे परिस्थितियां ली हैं, मोल की मात्राएं ली हैं, तो हमने अभिक्रिया कराया है, तो इस परिस्थिति में जो जल की सांद्रता में परिवर्तन है वो नगण्य है। अतः जल की सांद्रता को हम स्थिर या नियतांक मान सकते हैं। और यदि जल की सांद्रता को नियतांक मानेंगे तो जल की सांद्रता एक नियतांक है और के पहले ही एक नियतांक है, इन दोनों को
मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया नियतांक मिलेगा। और इस नया नियतांक को हम लिखते हैं यहाँ पर k डैश। तो जो नई अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के लिए अब हमको दर मिलेगी या दर नियम मिलेगा, उसको हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर k डैश और एथिल एसीटेट की सांद्रता। और आप जानते हैं जल की सांद्रता को नियतांक रखकर और इस नियतांक k में गुणा कर दिया गया है, जिससे ये नया नियतांक प्राप्त हुआ है। अब यदि इस अभिक्रिया, इस दर नियम के आधार पर आप अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो यहाँ पर एक ही अभिक्रियक है और उसका भी घात 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1। यानी कि यह अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया थी जिसकी वास्तविक कोटि 2 थी, लेकिन इन परिस्थितियों में इसकी कोटि परिवर्तित होकर 1 आ गई है। अब यह अभिक्रिया प्रथम कोटि का व्यवहार प्रदर्शित करने लगती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या हिंदी में हम कहेंगे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन, या आप जिसको कहते हैं सुक्रोज का प्रतिलोमन, जिसमें हम लिख सकते हैं सुक्रोज का फार्मूला देखिए C12H22O11 + H2O, और जब इसका जल अपघटन होगा तो बनेगा ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर भी आप कोई कंडीशन अप्लाई कर दें, पहले देखेंगे इस अभिक्रिया की कोटि, जब देखेंगे तो ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी, क्योंकि इसकी भी सांद्रता और इसकी भी सांद्रता मायने रखेगी। लेकिन फिर यदि यहाँ पर आप जल की सांद्रता को अधिक रखें और इसकी सांद्रता को बहुत कम रख देंगे तो जल में जो परिवर्तन होगा सांद्रता का, वो बहुत ही नगण्य हो जाएगा और उसको आप नियतांक मान लेंगे। और जैसा अभी हमने देखा कि तो फिर अभिक्रिया जो होगी वो प्रथम कोटि पर आ जाएगी। और ऐसी अभिक्रियाओं को ही हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। तो अब कुछ विशेष बात है, उसको आप ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं कि अनेक ऐसी अभिक्रियाएं हो सकती हैं जिसमें एक अभिक्रियक को आधिक्य रखकर और दूसरे अभिक्रियक की सांद्रता को अल्प रखें, तो वो अभिक्रिया जो होगी वो अपने कोटि से कुछ निम्न कोटि प्रदर्शित करने लगेगी, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं छद्म कोटि की अभिक्रियाएं। और यदि वो प्रथम कोटि पे आ जाएगी तो उसको आप कहेंगे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और बस उसका कोटि परिवर्तित होकर कुछ कम हुआ, कितना पे आया वो हम नहीं जानते, तो उसको हम कहेंगे छद्म कोटि की अभिक्रिया। परंतु यदि हम बात करें कि कौन सी अभिक्रियाएं मुख्यतः छद्म कोटि के रूप में प्रयोग की जाती हैं, तो जल अपघटन वाली क्रियाएं जो होती हैं ये बहुत सामान्य हैं, जो कि छद्म प्रथम कोटि की या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं बन जाती हैं। क्योंकि जल अपघटन वाली अभिक्रियाओं में जल जो होता है वो अभिक्रियक भी होता है और साथ साथ विलायक भी होता है। और जब विलायक होगा तो आप जानते हैं कि विलायक की मात्रा हमेशा अधिक रखते हैं। जैसे आप यहाँ सुक्रोज को जल में घोलेंगे तो जाहिर सी बात है जल की सांद्रता आप अधिक रखेंगे, सुक्रोज की मात्रा को कम रखेंगे। तो जल यहाँ अभिक्रियक तो है, साथ साथ विलायक भी है, और इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये ज्यादा बनती है कि आप इसकी मात्रा को अधिक रखेंगे। तो ऐसी जल अपघटन की अभिक्रियाएं बहुत ही सामान्य उदाहरण होती हैं छद्म कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और यदि